सुनो भाई, और बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगले 10 से 12 मिनट में मैं तुम्हारे 25-30 दिन, कम बोल रहा हूं, लगभग 2-3 महीने की तुम्हारी मेहनत बचा लूंगा अगर बहुत ध्यान से देखना। 10-12 मिनट तुम्हारे लिए बहुत बड़े आरओआई के, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एसएससी के तुम छात्र हो, तैयारी करने जाते हो और हिस्ट्री को तुम तैयार करते रहते हो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक, फिर भी निरंतर तैयारी का मोड ऑन ही रहता है। अब ध्यान से सुनो, मेडिवल हिस्ट्री सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? राजा, रानी, इश्क, तलवारबाजी, है ना? अगर तुम भाई आज भी ना मेडिकल हिस्ट्री को, मतलब अगर बिल्कुल आज भी हर चीज को स्टोरी की तरीके से पढ़ रहे हो, तो समझ लो एसएससी के सिस्टम से थोड़ा सा बाहर की लाइन में तुम लगे हुए हो। मैं ब्रूटल हो रहा हूं बिकॉज आई केयर फॉर यू, दैट इज व्हाई आई विल बी ब्रूटल थ्रू आउट दिस वीडियो, पूरी तरीके से। एग्जैक्टली देखो इस स्लाइड को बहुत कायदे से। एसएससी को तुम्हारी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसएससी को इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, स्ट्रक्चर में। एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे अगर तुमने लास्ट स्ट्रैटेजी देखी होगी, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की ली थी, तो तुमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर हैवी था, लेकिन मेडिवल हिस्ट्री सिस्टम हैवी है। जब तक तुम उसको इस तरीके से पढ़ोगे ना कि ये सिस्टम वाली चीज पढ़नी है, तो तुम पेपर को एक बार में फोड़ लोगे। 2025 का पेपर ने इस बात को ना चीख चीख कर बताया है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि यार राजा रानी का सिस्टम कैसे चलता था, तो फिर सिलेक्शन तुम्हारा दूसरे ट्रैक पे जा चुका है। इसका एविडेंस क्या है अभी दिखाता हूं। देखो, तो पूरी तरीके से ये सिस्टम हैवी चीज होती है, पूरी तरीके से। अब इसका एविडेंस दिखाता हूं, तुम देखोगे तो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है ना। तो देखो, सबसे पहले देखोगे यहां पर, अब बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन से प्रोविंसेस में जब्त सिस्टम जो था वो नहीं था। अब आप सवाल को देखिए, अब आप जब्त सिस्टम जो है, अब आप क्या पढ़ते हैं कि यार सिस्टम को आप रट लेते हैं। अरे भाई ध्यान से पढ़ो इसको, जब्त सिस्टम, ये आया हुआ सवाल है, एसएससी 2025 का सवाल दिखा रहा हूं मैं तुमको। ये सवाल किसी किताब में नहीं होगा, मतलब किसी किताब की कहानी से नहीं होगा। इसलिए ये तुम्हें इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि अकबर के रेवेन्यू ऑफिसर्स को जमीन नापने में कहां दिक्कत आई थी। पंजाब में दिक्कत आई थी, बंगाल के जंगलों में दिक्कत आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आई थी कि उसकी वजह से ये जब्त सिस्टम को इजाद किया गया था। ये है लेवल। लोग तुम्हें डेट्स रटवा रहे, तुम भी डेट रट रहे हो, तुम किताबें खरीद रहे हो, डेट रट रहे हो कि यार फलाना सिस्टम आया था, बस तुम नाम रट रहे हो। एसएससी तुमसे ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिक पूछ रहा है कि यार ये बताओ, और तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार वहां प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसकी वजह से इस चीज को वहां पर इस्तेमाल किया गया था। अगर तुम अभी भी बी सी डी में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो समझ लो यार तुम्हारी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा गड़बड़ ट्रैक पे है। उसको सही कर लो, पेपर तुम्हारा एक बार में सही हो जाएगा, एक बार में निकाल लोगे। अब देखो, फिर यहां पे देखिएगा, अब शिवाजी के बाद में कौन से ग्रुप आया इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर मराठा स्टेट में। अगर तुम इस क्वेश्चन को भी देखोगे, इट इज नॉट अ वन लाइनर क्वेश्चन कि आपने लाइक अ जिफी यू आंसर्ड इट, नो इट्स नॉट हैपनिंग। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब वो पावर स्ट्रगल वीक हुआ, तो जो उनके सक्सेसर्स थे वो किसके पास भागे, पावर का कब्जा लेने के लिए वो लोग किसके पास भागे थे। अब क्या हुआ था, यहां से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे एसएससी सीजीएल के 2025 के आए हुए सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यार, यहां पर डेटा भाई कभी गलत नहीं बोलता है ना, डेटा कभी गलत नहीं बोलता। मैंने कुल मिलाकर के 96 क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया सारे के सारे, और इसमें नतीजा क्या निकला, मुझे सिर्फ 3 चीजें दिखाई पड़ी। पावर ट्रायंगल खत्म, ये 3 पावर ट्रायंगल है। अगर तुमने मुगल पढ़ लिया, अगर तुमने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, मुगल पढ़ लिया, और तुमने अगर आर्किटेक्चर पढ़ लिया, आर्किटेक्चर को ऐसे नहीं कि सिरी फोर्ट किसने बनवाया तो तुमने नाम याद कर लिया, नहीं भाई ऐसे नहीं पढ़ना है। बताऊंगा अभी कैसे पढ़ना है। आर्किटेक्चर को तुम्हें पढ़ना है पॉलिटिकल पावर के रूप में, कि आखिरकार मुगलों ने अपने वहां लाल सैंडस्टोन और मार्बल इस्तेमाल क्यों किया। बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इसी का इस्तेमाल क्यों किया। रीजन ये था कि वो परमानेंसी दिखाना चाहते थे, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रुकने वाले हैं। ये पत्थर सबसे लंबे चलने वाले पत्थरों में से एक हुआ करते थे। इन पत्थरों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ करता था। वो यहां से वहां से यहां पर खुदवाया क्यों, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे हम कहीं नहीं जाने वाले, हम बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। द मोमेंट तुमने हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ा, अब भाई साहब तुम्हारे दिमाग की बत्ती इतनी प्यारी जलेगी कि तुम्हें याद करने में भी मजा आने लगेगा, रटना नहीं पड़ेगा, तुम समझना शुरू कर दोगे। अच्छा खैर, अब देखो जरा सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर, यानी कि तुमको मुगल के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर, तुम लोग पूरी दुनिया पढ़ रहे हो, तुम चोलाजी पढ़ रहे हो, रीजनल किंगडम भी पढ़ रहे हो उसमें, और बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो। मत पढ़ो, पहले ये पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत पढ़ो कहना थोड़ा गलत होगा। 80% पेपर जो है वो सिर्फ इस पावर ट्रायंगल से आ रहा है। 80% पेपर बिल्कुल सही बात है, राजपूत से भी तुम्हें पेपर मिलेगा, लेकिन क्या हो रहा है, हम वो राजपूत स्टोरीज पढ़ने के चक्कर में हम इतना इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और इतने सोर्सेज में खो जाते हैं सिर्फ उस 20% के लिए। गलती ये है, तुम्हें हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पढ़ने हैं, तुमको पहले 80% तुम यहां पर फोकस करो, ठीक है। तो 80 अगर ये ट्रायंगल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो तुम्हारा जीएस सिस्टम कभी नहीं कोलैप्स करेगा, वरना कोलैप्स कर जाएगा। तो फोकस वहां करो जहां से नंबर बरस रहे हैं। इन जगहों से नंबर बरस रहे होते हैं, स्पेशली यहां से ये, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन से। हम क्या करते हैं, हम इनके राजा याद करते हैं, हम इनके बैटल के ईयर याद करते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है आप लोगों से।
आई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं यहां से, नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं। फिर देखो, अब एसएससी का क्वेश्चन देखो, मेडिवल वर्जन है क्या, ये बहुत काम की स्लाइड है, बहुत ज्यादा। अब ना डीएनए डिकोड करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले पैटर्न नंबर 1 को देखो, यहां देखो पैटर्न नंबर 1। तो एसएससी किससे ऑब्सेस्ड है? जात क्या है, सवार क्या है, मुक्ति का काम क्या होता है। तुमने ये पढ़ा है कि यार अकबर ने लॉन्च किया था मनसबदारी सिस्टम जिसमें जात और सवार होता है। उसको एग्जैक्टली चाहिए कि जात करता क्या था, उसको एग्जैक्टली चाहिए कि सवार कैसे, जात और सवार के बीच में क्या रिलेशन था, कितने सवार पे कितने उसको घुड़सवार अपने पास रखने होते थे, कितनी सेना रखनी होती थी। वो ये पूछेगा कि यार, वो तुमसे ये पूछेगा कि यार उस पर्टिकुलर लड़ाई के बाद में जो अकबर ने फलानी जगह करी, उसके बाद टैक्स का सिस्टम कैसे बदला। समझे? समझना, दिखाते हैं। अब जैसे यहां पर तुमसे ये रेवेन्यू सिस्टम है, जब्त सिस्टम कहां पर आया, खुम्स कहां पर आया, क्यों आया वो सिस्टम, जहां पर आया वो क्यों आया, उस लड़ाई, उस पर्टिकुलर वॉर में ऐसा क्या गड़बड़ हुई जिसके बाद में उसको खुम्स लगाना पड़ा, जिसके बाद में उसको जब्त लगाना पड़ा। इक्ता और मुक्ति क्या है, क्या ये सेम सिस्टम है? इक्ता लोगों को पता होता है कि जमीन के देने के सिस्टम को इक्ता बोलते हैं, बट मुक्ति क्या है, मुक्ति का काम क्या होता है। यहां पर आपसे एग्जैक्टली एक चीज पूछेगी, बंजारास के बारे में सवाल, ये वो सवाल है जो हम नहीं पढ़ते, यानी कि आप समझिएगा वो आपसे हर बार सिस्टम पूछ रहे हैं। और दूसरा पैटर्न 2 पे आइएगा, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में क्या है, रट्टा नहीं मारना है क्रोनोलॉजी। आप लोग कहते हैं ना सर ईयर्स नहीं याद होते, नहीं मेरे भाई, क्रोनोलॉजी याद करने के लिए होती नहीं है, क्रोनोलॉजी एलिमिनेट करने के लिए होती है। अगर फॉर एग्जांपल तुमको पता है कि यार एक पर्टिकुलर एलिमेंट पूछा गया है मुगल सल्तनत का और उसमें कुछ ईयर पूछा है, तुमको पता है कि 1526 के बाद तो सल्तनत थी नहीं, तो तुम, और वहां से सवाल क्या पूछ रहा है तुम्हें, ये मतलब 1526 के पहले सल्तनत थी, 1526 के बाद मुगल है। अगर वो सवाल मुगल का है तो तुमको पता है अरे भाई 1526 के पहले के तो ईयर वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि मुगल काल तो आया ही 1526 में है। दैट्स कॉल्ड एलिमिनेशन। तो क्रोनोलॉजी को कभी रटो इसके लिए नहीं कि तुमको ईयर याद करना है, क्रोनोलॉजी को ऐसे पढ़ो कि तुमको एलिमिनेट करना है। जिस दिन तुमने ये गेम स्ट्रॉन्ग कर लिया, ट्रस्ट मी, जीएस में भी तुम मैथ्स की तरीके से एलिमिनेशन करना शुरू कर दोगे। और ये चीज तुम एंड में जाके नहीं कर सकते। तुम सोचो कि यार सीधे एग्जाम वाले दिन तुमने सोचा आज मैंने सर का ये देख लिया फलाना स्ट्रैटेजी, अब तो भाई साहब मैं फोड़ के आऊंगा। एग्जाम में करोगे ना जाके सीधे, तो तुम्हारे नेगेटिव इतने हो जाएंगे, पॉजिटिव भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे उसको। तुमको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तुमको इसी तरीके से टेस्ट करना है, तब तुम कर पाओगे आराम से। एग्जाम्पल देता हूं तुमको तो तुम बेहतर समझोगे। ये देखो, तो ये कि अच्छा अब देखो कंपैरेटिव गवर्नेंस, इनफैक्ट अभी इस पे भी मैं बाद में आता हूं। यहां पर अगर तुम देखोगे, देखो ये बहुत अच्छी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब आओ एग्जाम्पल देता हूं पहले तुमको एक बार, तो तुम और बेहतर जानोगे। आजा भाई, अब देखो जात जो है मुगल मनसबदारी सिस्टम में क्या था, तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए भाई कि एग्जैक्टली क्या चीज होती थी। मुक्ति कौन होता था? अगर यहां बोल रहा है कि बताओ मुक्तिस का काम क्या, मुक्तिस का काम क्या होता था अपने उसमें, अपने इक्ता में। अब मुक्ति का काम बताओ, हाई क्वालिटी हॉर्सेस मेंटेन करने थे, ट्रेड एंड कॉमर्स मेंटेन करना था, किले बनाने होते थे, उसको मिलिट्री कैंपेन और लॉ एंड ऑर्डर बनाना होता था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुक्ति जो हुआ करता था वो आजादी के बाद का डीएम था, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो हुआ करता था। अगर आपने उसके उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन को आज के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करके किया, आप एक बार में कर जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या होता था भाई, जिले में डिस्ट्रिक्ट डीएम का काम क्या होता था? डीएम का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता था और रेवेन्यू लेना भी होता था। तो जो आज का डीएम है वही उस समय का मुक्ति है। तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो, हमेशा उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, तो तुमको रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें एक बार में समझ आ जाएगा। एग्जामिनर यहां खेल रहा है इस समय, ये बात आपको समझ आ गई है? तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो फिर आपको मजा आ जाएगा। आपको आइए फिर देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स को आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है, अर्लीस्ट से लेकर लेटेस्ट तक की। तो अब यहां पर समझिएगा, ये आपका बिल्कुल ये फास्ट पेस लॉजिक ड्रिवन है। यहां क्रोनोलॉजी कैसे काम करेगी भाई, ग्रैंड ट्रंक रोड बनी थी, फिर हुमायूं की डेथ हुई, फिर अकबर का राज आ गया। अब अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस राजाओं का सीक्वेंस अगर पता है, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, तो ये क्वेश्चन तुम खड़ाक से 5 सेकंड में आंसर कर दोगे, खत्म कहानी। तो यानी कि क्या है, लेकिन अगर डेट्स तुम ऐसे याद करने बैठोगे यार कि 1540 से लेके 56 तक ये हुआ, ये तुम्हारी पढ़ाई को और दिक्कत बना रही है। मेरा मतलब क्या है, तुमको ये पता होना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे आए हैं सीक्वेंस में। एग्जैक्ट ईयर याद करना कि 1540 में फलाना बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चौसा में ये हुआ था, फिर बिलग्राम एग्जैक्टली इसी ईयर हुआ था। आप समझो बात को, आपको एमटीएस का एग्जाम दोगे तो उसमें ये आपसे पूछेगा। आप गलती क्या करते हो, आप सीजीएल और एमटीएस की तैयारी एक साथ करते हो। आप क्या करते हो, आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हो और आप स्टैटिक भी पढ़ रहे हो, ये गड़बड़ है। मतलब आप पीछे का कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हो खूब बढ़िया, जो सीजीएल एनटीपीसी में आता है, और आप एमटीएस जैसे वन लाइनर भी पढ़ रहे हो कि 1540 में शेरशाह बैठा, फिर 1556 में उसकी मृत्यु हुई, 1556 में हुमायूं आया। ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप ये एमटीएस लेवल हो गया।
आप एक एक फैक्ट को पढ़ना। वो फैक्ट पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता है कि आप सोचते हो कि कंटेंट, अब कॉन्टेक्स्ट को या जो मेन कंसेप्ट होता है उसको रखूं कैसे, कंपैरिजन कैसे करूं अपने दिमाग में, वो हो ही नहीं पाता है। कारण ये है एमटीएस और सीजीएल की तैयारी बिल्कुल एक साथ कर रहे हो तुम, ये मत करो। समझो कि सीजीएल की तैयारी सीजीएल के लेवल पे होती है। गॉट इट? चलिए फिर देखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विजयनगर रूलर्स का ऑर्डर ऑफ देयर रेन पीरियड? कुछ नहीं, ईयर कुछ नहीं पूछा आपसे, आपको खाली अगर डायनेस्टी भी पता है ना कि यार सबसे ताकतवर राजा वहां का देवराय टू था, ये सबसे ताकतवर राजा था यार, तो जाहिर सी बात है ये सबसे आगे आएगा, खत्म कहानी। और हरिहर राय फाउंडर था, तो हरिहर राय भी आगे आएगा। तो इस तरीके से आप देख लोगे कि हाँ यार ये हरिहर राय तो फाउंडर था, इसके बाद ये पहली डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा ये आया था, और इसके बाद ये तो तुलु डायनेस्टी का राजा था, तुलु डायनेस्टी बाद में आई है। अगर आपने इस तरीके से भी करा तो आप बहुत आराम से इसको आंसर कर देंगे। ये नो ईयर्स नीडेड, ईयर्स का रट्टा नहीं मारना है यहां पर। सो आप अपने एग्जाम में एसएससी में समझो कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते कैसे हैं, यहां पर बात समझ आ गई इस तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये तो चलो आप लोग कर देख लोगे सारी चीजें। अब इनमें से कौन बड़ी आर्मी कौन लेकर के आया था मंगोल्स के टाइम पर, किसने आर्मी मेंटेन करी? वेरी गुड क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। ये देख रहा है कि यार अगर बड़ी आर्मी बनाई तो क्यों बनाई, हर चीज का क्यों पूछ रहा है आपसे यहां पर, राइट। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन, राजास का जो रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जमींदार से कैसे अलग हो गया था मुगल सिस्टम में? वो प्योर कंपैरेटिव गवर्नेंस, प्योर कंपैरिजन आपका हो रहा है यहां पर। आइए आप सवाल पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा ये सारे सवाल पढ़ के। कि बताइए शोर टेम्पल महाबलीपुरम में वो क्या एग्जेम्पलीफाई करता है, वो क्या चीज दिखाता है कि वो ग्रेनाइट पे बना हुआ है, तो वो क्यों बना हुआ है? ये टेम्पल बताता है आर्किटेक्चरल कंटिन्यूटी, पल्लव एरा रॉक कट टेम्पल, फुरली स्ट्रक्चरल स्टोन कंस्ट्रक्शन। सो व्हाट डज इट सिग्निफाई? ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर? दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग। लोग इसे आर्ट एंड कल्चर समझ के छोड़ देते हैं, गलती। एसएससी के लिए आर्किटेक्चर सुंदरता नहीं है, पावर है। मुगल्स ने क्या किया, रेड सैंडस्टोन मार्बल क्यों यूज करे? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि भाई साहब हम यहां परमानेंट हैं, हम यहां कहीं नहीं जा रहे। जब तुमको ये बात पता चलेगी, अब तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही अलग हो जाएगा। शोर टेम्पल, ड्रेविडियन टेम्पल, ये पत्थर रख के, ये समझो ये पत्थर रखने का तरीका नहीं है, ये उस समय की इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पत्थर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आप समझिए, ये स्टेबिलिटी का सबूत है कि ये टेम्पल्स इतने लंबे क्योंकि पत्थर के टेम्पल आसानी से नहीं बनते, बहुत समय लगता है। इसका मतलब इन जिन साम्राज्यों ने इनको बनाया है ये बहुत लंबे लंबे काल के साम्राज्य होंगे। अब जरा सोच के देखो, जिसने भी शोर टेम्पल बनाया, जिन्होंने भी ये रॉक कट टेम्पल बनाए, उनकी साम्राज्य हमेशा 100, 150, 200, 300 साल तक के रहे होंगे। तो बेसिकली ये करना है आपको, पत्थरों से समझना है कि वो डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। अब जब तुम इस सवाल को इस नजरिए से देखोगे ना, तुम कहोगे ओ भाई सच में यार ये तो यही रीजन है इसका, इसलिए इन्होंने ग्रेनाइट इस्तेमाल किया, इसलिए इन्होंने ये पत्थर इस्तेमाल किया। तब आप कभी रटना नहीं छोड़ोगे। वरना क्या होता है, मैं सुनता हूं सर इनका मंदिर इस पत्थर से बना है, इनका मंदिर इस पत्थर से बना है, सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा। अरे याद करना ही नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो जब भी कोई मॉन्यूमेंट देखो, सोचो इसने ये ऐसा ही क्यों बनवाया। हर मॉन्यूमेंट में इसका आंसर छुपा हुआ है और उतना ही सुंदर छुपा हुआ है, समझे। अब बात आती है यार कि कितना पढ़ना है, ये सबसे जरूरी बात आती है। क्योंकि हिस्ट्री तो एक अनगिनत समुद्र है। तुम पढ़ते हो, फिर तुम कोई नए लेक्चर में जाते हो, तुम देखते हो अरे यार ये भी तो है, हाँ ये भी तो मुझे नहीं आता, हाँ ये भी तो नहीं आता, और तुम और ज्यादा पढ़ते चले जाते हो। वो अथाह समुद्र हो गया भाई। तो तुमको क्या करना है, पहली चीज तो ये समझो क्या नहीं पढ़ना है, समझे। सवाल ये है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना छोड़ो। मैं सबसे पहले बताता हूं क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हें ये सब बंद कर देना है। राजपूतों की इमोशनल कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, एग्जाम में 0 नंबर देंगी। बैटल बाय बैटल डिटेल की, कौन घोड़े से गिरा, कोई किसके कान के पास से यहाँ तीर लग गया, किसकी आंख निकल आई, कौन जीतते जीतते हार गया, किसने किसको मारा, इवन एसएससी डजंट केयर। तुम्हें सिर्फ 4 चीजें पढ़ना है। पीरियड मार्कर, सबसे पहले ये देखो पीरियड मार्कर क्या मतलब, इसके पहले कौन था, इसके बाद कौन आया, सबसे पहली चीज किसके बाद कौन आया ये पता। एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है इसका सिस्टम क्या था। मार्केट कंट्रोल कौन लाया, क्यों लाया, मनसबदारी कौन लाया, क्यों लाया, दिस क्यों वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आर्किटेक्चर क्या बनवाया, वैसा ही क्यों बनवाया, ये वाला, ये कल्चरल मार्कर होता है। आपको हर राजा के बारे में एक चीज ऐसी पता होनी चाहिए जो उसने ही बनवाई और उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था, समझे। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव रखी थी कुतुब मीनार की, वो क्यों रखी थी, क्योंकि वो दिखाना चाहता था इस्लाम की ताकत, कि इस्लाम इतना ऊंचा है कि वो हर तरफ से इस्लाम दिख रहा है। इसलिए उसने मीनार को सबसे बड़ा बनाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी भी दी, अपना ही नाम दिया। और ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उसने दुनिया को यही दिखाया था कि मैं इस्लाम को बुलंद करने आया हूं भारत में।
सेम कहानी इल्तुतमिश ने इसीलिए उसको कंप्लीट कराया, क्योंकि इल्तुतमिश का भी मानना यही था, इस्लाम का परचम बुलंद कराना ही उनका मेन मतलब था, इसीलिए उन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया। नाउ यू नो द कंटेक्स्ट, आपको कल्चर पता है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि कैसे रिलेट कर रहे हैं उससे। फिर आप देखोगे सिरी फोर्ट क्यों बनवाया, अगर समझना सिरी फोर्ट क्यों बनवाया गया, हर चीज का क्यों, कौन सा थ्रेट आ रहा था, वहीं से ही थ्रेट क्यों आ रहा था, आपको यह समझना है। The moment you'll start thinking this way, things are wonderful. Elimination trap बहुत इंपॉर्टेंट, क्या वो क्या नहीं करते थे। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी अगर तुम्हें पढ़ना है ना, तो तुम पढ़ो सिर्फ मार्केट कंट्रोल और सिरी फोर्ट, खत्म। अगर तुमने इससे ज्यादा पढ़ा ना, तो तुमने इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब हर एक्स्ट्रा एफर्ट करने पे अब रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो तुमको हर राजा में उतना ही पढ़ना। अगर पेपर सच में निकालना चाहते हो, मैंने कैसे निकाला था 86 डेज में, मैं तुमको सीधा उसका ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। मैंने कैसे पेपर एसएससी सीजीएल को पहली बार मैंने कैसे क्रैक किया था, ऐसे ही पढ़ के, सिर्फ और सिर्फ खास चीज जो काम की थी, कचरा कुछ उठाया ही नहीं, सिर्फ काम की चीजें पढ़ी। अब सुनिएगा, इसके बाद में तो एग्जाम्पल आपने ये देख लिया। नाउ अब जैसे देखो क्या क्या नहीं किया, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे उसने करेंसी में रिफॉर्म कभी किया ही नहीं, वो तुगलक ने किया था, तो आपको ये बहुत जरूरी है। एलिमिनेशन ट्रैप इस समय एग्जामिनर खूब बिछा रहा है, क्या नहीं किया ये भी आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, जैसे अगर हम बात करें ये वाला दिल्ली सल्तनत, और चलिए ऑर्डर हो गया तो ठीक है, इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कांधार को स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मुगल्स के लिए क्यों था। क्या बढ़िया सवाल पूछेगा यहाँ। देखिए ये नॉर्मल नहीं है कि बताइए अकबर ने दीन अल्लाही कब बनाया था, अकबर ने जजिया कब समाप्त किया था, नहीं यार। सवाल देखिए क्या सुंदर है कि अकबर ने कांधार, मतलब मुगल्स के लिए कांधार इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। ट्रेड के लिए, रिलीजन के लिए, सोचो। नहीं मेरे भाई, आंसर समझो, डिफेंस के लिए। कांधार वो दरवाजा था जो दुश्मन जहां से इंडिया में घुसता था। ये स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी है, ये स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी है। जब तुम हिस्ट्री को एक जनरल की नजरों से देखना शुरू करोगे ना, तब तुम्हें उसके आंसर सही, तब तुम्हारे आंसर सही होने शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट की तरह मत सोचो, एक जनरल की तरह सोचो, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचो, तो तुम आंसर सही करोगे। तो ये इतना बढ़िया सवाल था ना, लोगों ने खूब गलत किया ये सवाल। बहुत सिंपल आंसर था, स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी। कांधार एक दरवाजा था जहां से सारे फॉरेन आक्रांता आते थे, उसको बंद करना बहुत जरूरी था, इसलिए कांधार जरूरी था उसके लिए, समझे। खैर अब देखो आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपको पावर टाइमलाइन जो है 5-6 दिन के अंदर आपको पावर टाइमलाइन पूरी लॉक करिए। किसके बाद कौन आया, राजपूत से अगर तो उनके बाद कौन क्या आया, सिर्फ इतना, सिर्फ सीक्वेंसिंग, नथिंग एल्स। कोई ईयर का एकदम डेमार्केशन नहीं होना चाहिए कि एकदम फिक्स ईयर, सेंचुरी वाइज याद रखो। 7वीं शताब्दी में ये आए हैं, फिर 8वीं शताब्दी के लगभग ये आए हैं। सीजीएल के लिए बता रहा हूं, सीजीएल सीएचएसएल, एमटीएस में तो आपको फैक्ट याद करने होते हैं। सल्तनत हो गए, फिर सल्तनत का एरा, किसके बाद कौन आ रहा है, मुगल्स, फिर मराठा। सिर्फ आपको 5-6 दिन में एक दिमाग में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन आया था, मोटा मोटा मोटा, और कुछ नहीं करना इसमें आपको। फिर फेज 2 में आते हैं, यहां पर आप हर जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन देखते हो। राजपूतों में क्या कुछ ऐसा खास एडमिनिस्ट्रेशन था, सल्तनत में क्या क्या खास चीजें थी एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल्स में वो सब चीजें कैसे बदल गई, मराठास में टैक्सेशन कैसे चलता था। ये 9 से 10 दिन में आप इन सब चीजों को देखते हो। देखो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, आपको अब आप कंपेयर करना सीख जाओगे, क्योंकि आपको पता है यार सल्तनत में ये चीज हुई थी और मुगल्स में ये चीज हुई थी। एक मिनट, ये तो मुगल्स ने सल्तनत की चीज उठा के चेप दी सीधे सीधे। अब आपके दिमाग में बत्ती जलेगी, अब आप कनेक्ट करना शुरू करोगे अलग अलग डॉट्स को। हाँ यार वहां ये था, यहां ये था, अरे ये तो ये था। अब आपके डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हुए। फिर आप आर्किटेक्चर एज पॉलिटिक्स, जो मैंने बताया अभी, पत्थर में भी पॉलिटिक्स है यार, तो आर्किटेक्चर एज पॉलिटिक्स आप पढ़ना शुरू करोगे आप, राइट। ये आप यहां से करते हो। फिर रीजनल और कल्चरल फिलिंग्स की, विजयनगर क्यों आया था, भक्ति और सूफी वाले जो छोटे छोटे फिलिप्स कर रहे हो, जो आपके नंबर नहीं छूटे। तो कुल मिला के 25 से 30 दिन यहां लिखा हुआ है। सेल्फ स्टडी पे आप करोगे तो 25 से 30 दिन आपको लगने चाहिए, ठीक है। मैं इसको पढ़ाता हूं लगभग मान के चलो 15 से 17 दिन में। 15 टू, अभी एचएफटी में जैसे मैं पढ़ाऊंगा, लगभग मान के चलो मैं इसको 15 दिन से 17 दिन के बीच में मैं अभी एचएफटी में पढ़ाऊंगा। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप आराम से 25 से 30 दिन में इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। 30 से बहुत ज्यादा 35 दिन तक आप कर ले जाएंगे इसको। तो यार इस तरीके से समझ गए। आपको देखो कैसे मेंटल अप्रोच मैंने बताइए कि कैसे सोचना होता है। आपको यह सोचना है, जब पूछता है कांधार स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको यह सोचना है यार ट्रेड लैंड कनेक्टिविटी हो रही है, यहां पर एक मिलिट्री के लिए बफर जोन भी हो गई है, यहां सामने फ्रंट मतलब दरवाजे को भी कंट्रोल कर पा रहा है, तो इससे मतलब ट्रेड भी कंट्रोल हो जाएगा मेरा, आक्रांता भी नहीं आएंगे। आप ये सारी चीजें ऐसे सोचते हो। एक सिंगल फैक्ट नहीं होता, एक कंप्लीट फंक्शन होता है, कंप्लीट लॉजिक होता है आपका आंसर। अब समझ रहे हैं क्यों आजकल रिपीटेडली ज्यादा से ज्यादा लोग आप देखिए खूब तैयारी करते हैं, खूब तैयारी होते हैं, फेल फिर भी हो जाते हैं। क्यों?
और हमेशा दिखता है कि यार क्योंकि कोई मॉक पेपर इस लेवल को मैच नहीं कर पा रहा है, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। हर मॉक पेपर फैक्ट्स पे बना हुआ, और फैक्ट्स तो एक से एक बच्चे रट के बैठे हैं, 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फैक्ट रट के बैठे हैं। एसएससी के नए पैटर्न में ना पुराना बच्चा और नया बच्चा एकदम बराबर हो चुका है। जिसने ये नए पैटर्न को समझा बस वो राजा है भाई, वो बनेगा राजा इसमें, समझ गए? तो ये पूरी कहानी है। फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। ये सब आपको मुगल एम्प्रेस की स्टोरीज मत पढ़िए, आर्किटेक्चर को आर्ट टॉपिक मत समझिए, भक्ति को ज्ञान मत समझिए, हर चीज का मेन कंसेप्ट समझिए। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लॉक कर रहे हो, आर्किटेक्चर को आइडियोलॉजी की उनकी सोच क्या थी ये मान के पढ़ रहे हो, क्रोनोलॉजी को एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और मुगल और सल्तनत के कोर पे अगर आप कर रहे हो तो भाई साहब आपकी सक्सेस एकदम परफेक्ट है, 100% है। ठीक है, बस ये थी आपकी पूरी संपूर्ण मेडिवल। इसको इस तरीके से करिए और सक्सेस का झंडा आप ही का लहरेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट। और आप इसको, मैंने पूरा प्लान बता दिया है, आप अपने आप भी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी पे। आपको हमारे साथ में करना है इसको तो HFT बैच, हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक बैच, नाम ही बैच का ऐसा है। 100 डेज में एक बिगिनर बच्चे को 145 से प्लस ये बैच ले जाता है। इस तरीके से प्रोग्राम है कि 100 डेज में एक बिगिनर बच्चे को 140 से 145 प्लस लेके जाता है, और एक रिपीटर बच्चे को 165 के प्लस लेके जाता है। इस तरीके से HFT बैच प्रोग्राम है। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में आप आना चाहते हैं, आप ऑलरेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपसे रिवीजन करते रहिए, काम हो जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि अभी भी आप 145 प्लस पे नहीं पहुंचे हैं या 160 प्लस पे नहीं पहुंचे हैं, आप एक रिपीटर हैं, एक बार पेपर दे चुके हैं और 165 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो 100 डेज इज ऑल इट टेक्स। HFT में 100 डेज के अंदर ये सारी चीजें और इसी तरीके से पढ़ाई जाती हैं जैसे हमने अभी बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, चलिए तो ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। जिनको भी HFT बैच चाहिए होगा, ये लैब की ऐप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लैब की ऐप है, वहां पर ऐसी क्लासेस ऑलरेडी चालू हैं, इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है। ठीक, इसके बाद शुरू होंगे फिर आगे के सब्जेक्ट। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।